प्यारे बच्चों में के आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। देखिए, अभी तक हमने राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा आरंभ की और उसके अंतर्गत हमने क्षेत्रफल के आधार पर जीडीपी तथा एनडीपी को देखा। वहीं जनसंख्या को आधार बनाकर हमने जीएनपी तथा एनएनपी बात की। आज हम उत्पादन के कारकों पर एक चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, एक प्रश्न आपके सामने है कि उत्पादन के कारकों को स्पष्ट कीजिए। हालांकि इसकी संभावना काफ़ी कम है कि आप ये समझें कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाएगा, किंतु इस बात को आपको समझना है कि इस प्रश्न से जुड़ी संकल्पनाओं से कई ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि 3 अंकीय तथा 5 अंकीय प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन के कारकों की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के कारक। पिछली कक्षाओं में मैंने आपसे चर्चा की थी कि उत्पादन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्पादन क्या है तो आप क्या बताएंगे? जब भी इकोनॉमिक्स में कोई टर्म आपसे पूछी जाए तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा तरीका है उसको एक्सप्लेन करने का, वो है एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि रिमोट मेरे हाथ में ही है या ये कलम मेरे हाथ में है, क्या ये एक उत्पाद है? आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। क्या गेहूं जो उत्पादित है, ध्यान दीजिए, गेहूं जो कि एक फूड ग्रेन है, अनाज है, क्या वह उत्पादन है? उत्तर है हाँ है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आप चारों तरफ से वस्तुओं या यूँ कहेंगे उत्पादित वस्तुओं से घिरे हुए हैं। वे सभी चीज़ें जिनका आप उपयोग करते हैं लगभग उत्पादित वस्तुएं हैं। वहीं दूसरी तरफ आप बहुत प्रकार की या कई प्रकार की सेवाओं का भी उपयोग कर रहे हैं, ये सेवाएं भी उत्पादित हैं। वस्तुतः ये सभी प्रोडक्शन है या यूँ कहें कि प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन तो प्रोसेस हो गई, तो ये सभी उत्पाद है। अब ये उत्पाद कैसे तैयार हुए, इस बात को समझ लीजिए। उदाहरण के लिए आप थोड़ा सा गौर करिए इस बात को। आप बाजार से निकल रहे थे, ये यूँ कहीं रास्ते से टहल रहे थे, टहलते टहलते आपको एक रोड के किनारे पत्थर दिखाई दिया। आप उस पत्थर को देखे और आगे बढ़ गए, आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन आप फिर उस पत्थर की तरफ से निकले, परंतु इस बार उस पत्थर को आप उठा लाए और उसके बाद छेनी और हथौड़ी का प्रयोग करके आपने, ध्यान दीजिए, छेनी और हथौड़ी का प्रयोग करके आपने उसको तराशना शुरू किया और तराशते तराशते उसको एक स्टैचू या मूर्ति का रूप दे दिया। एक पत्थर जो कि अब एक मूर्ति के रूप में तैयार है। ध्यान दीजिएगा, एक पत्थर अब एक मूर्ति के रूप में तैयार है। क्या यह मूर्ति एक उत्पाद है? उत्तर है हाँ। क्या इसको बाजार में सेल किया जा सकता है? उत्तर है हाँ। क्या इसको कोई खरीदेगा? उत्तर है हाँ। अब उस व्यक्ति जिसने उस पत्थर को मूर्ति में तब्दील किया, उसने उस पर क्या क्या काम किया, किस तरह से उसको मूर्ति का रूप दिया और उससे उसको जो प्राप्त हुआ वो क्या है? वो है उसकी आय। दूसरा उदाहरण, आपने देखा होगा गिट्टी। गिट्टी समझते हैं आप लोग? गिट्टी एक ऐसे प्रकार का पत्थर है जो कि तैयार किया जाता है, लगभग तैयार किया जाता है। चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को मजदूर तोड़ते हैं दिन भर। उन चट्टानों को तोड़ने के पश्चात में एक निश्चित आकार या एक लगभग एक निश्चित आकार के गिट्टियाँ या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग कंस्ट्रक्शंस में या यूँ कहें कि रोड बनाने में किया जाता है। अब रोड बनाने के लिए गिट्टियों को डालना है, गिट्टियों का प्रोडक्शन होना है। रोड साइड के किनारे उपलब्ध चट्टानों को ही मजदूर क्या करेंगे? सही तरीके से, स्किल्ड तरीके से उनको एक उत्पाद के रूप में तैयार करेंगे। दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण लीजिए, आप सुबह उठे और आज चाय बनाने का मन नहीं है आपका, आप नीचे गए, होटल पे गए और कहा कि 1 कप चाय और एक नाश्ता दे दीजिए। वो जो 1 कप चाय है, क्या वो एक उत्पाद है? तो होटल सर्विसेज के संदर्भ में वो एक उत्पाद है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि उत्पाद क्या है? तो उत्पाद है आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक परिणाम। इस पर हम चर्चा कर चुके थे और उत्पाद ही हमने देखा था कि आय। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कोई भी उत्पाद तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कोई उत्पाद कैसे तैयार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे एक्सप्लेन करना है, आपको समझना है कि उन कारकों को या उन चीज़ों को जिनके कारण से कोई उत्पाद तैयार होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। इकोनॉमिक्स की भाषा में यह कहें कि अर्थशास्त्रीय भाषा में ऐसे 4 कारकों की या 4 शक्तियों की पहचान की गई है जिनके माध्यम से आप कोई भी उत्पाद तैयार कर सकते हो। वो क्या क्या है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है उद्यमशीलता। ये क्रम किस तरह का होना चाहिए, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई उत्पाद तैयार होगा, इसके लिए क्या आवश्यकता है? कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह के मन की चाहत कि वह कोई उत्पाद तैयार करे और उसको बेचकर लाभ प्राप्त करे। जैसे कि आनंद सुपरनेट संस्थान आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, हमारी
जो इकोनॉमिकल मोटो है, हमारा जो आर्थिक उद्देश्य है वो क्या है? सर्विसेज का प्रोडक्शन, ताकि संस्थान को लाभ प्राप्त हो और आप तक बेहतर किस्म की सेवाएं पहुंच पाए। आनंद सुपर 100 संस्थान से जुड़े हुए लोगों के समूह में एक चाहत है, एक एपेटाइट है, एक भूख है, और वो भूख क्या है? वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अंदर उपस्थित वह चाहत जिसके माध्यम से वो कोई आर्थिक गतिविधि को संपन्न करता है, उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न होता है और अंतिम रूप से कोई उत्पाद तैयार करता है। तो उद्यमशीलता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बच्चों? किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के मन की चाहत है। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के मन की चाहत है जिसके माध्यम से वह कोई उत्पाद तैयार कर पाता है। जैसे उदाहरण के लिए मार्क जुकरबर्ग, एक व्यक्ति जिसके मन में क्या आया कि वह कुछ इस प्रकार की सर्विसेज उपलब्ध कराए जो कि यूनिक प्रकार की हो, सोशल मीडिया के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण आधार रखती हो और बहुत आसानी से अवेलेबल हो, उसके फीचर्स बहुत बेहतर हो। तो मार्क जुकरबर्ग का जो भूख थी, उसकी जो एपेटाइट थी, उसके मन की जो चाहत थी, उसने उसको प्रेरित किया। उस प्रेरणा से, उस भूख से प्रेरित होकर उसने फेसबुक जैसी कंपनियों को या प्रोडक्ट को जन्म दिया। वह चाय वाला जिसके मन की चाहत है कि वो बहुत अच्छी चाय बनाए और आपको चाय पिलाए और होटल सर्विसेज के माध्यम से अपनी आय प्राप्त करे। किसी कृषक के मन की वह चाहत, उद्यमशीलता है जिसके माध्यम से वह कृषि कार्य करता है, कोई उत्पादन तैयार करता है और फिर उसको, और यह कहे कि उसी के माध्यम से आय प्राप्त करता है। दूसरा, एक भवन निर्माता के लिए, कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए उसका जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वह उसकी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी से, परंतु उसके पीछे जो चाहत है वो है लाभ, वो है आय प्राप्त करने की चाहत, और यह जो भूख है उसकी जिसके माध्यम से प्रेरित होकर वो कार्य करता है, वह है उसकी उद्यमशीलता। टाटा हो, अंबानी हो, कोई भी उद्यमी हो, सभी कृषक हो, सभी सेवा प्रदाता हो, आप लोगों के मन की चाहत क्या है? आप लोग एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। इसी प्रशासनिक अधिकारी बनने की जो भूख है, जो चाहत है, उससे प्रेरित होकर आप उद्यम करेंगे और अपने आप को तब्दील करेंगे एक प्रोडक्ट के रूप में, और वो प्रोडक्ट होगा डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जब आप उस पद को प्राप्त कर लेंगे तब आप सेवाएं देना शुरू करेंगे और आपको आय प्राप्त होनी शुरू होगी। अभी आप एक सामान्य विद्यार्थी हैं, परंतु जब आप तैयार हो जाएंगे एक प्रोडक्ट के रूप में, तब आप क्या हो जाएंगे? सेवा प्रदाता हो जाएंगे। आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। ध्यान दीजिए, तो आपके अंदर ये जो चाहत है, ध्यान दीजिए, इस चाहत के पीछे उद्देश्य आर्थिक होना चाहिए। अगर सोशल रिस्पेक्ट प्राप्त करना है तो फिर ये सोशोलॉजी का इशू है। किसी से बदला लेना है आपको कि मैं कलेक्टर बन के तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। फिर से विषयांतर नहीं होने देते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। उद्यमशीलता किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अंदर उपस्थित वह भूख, वह चाहत जिसके माध्यम से वह प्रेरित होता है और कोई आर्थिक उत्पादन प्रणाली को संभव बनाता है बच्चों। इसके बाद में हम बात करते हैं भूमि पर या लैंड पर। उत्पादन के कारकों में भूमि काफी महत्वपूर्ण है। भूमि आप यूं कह लीजिए, सामान्य भाषा में, मान लीजिए मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है तो मेरे लिए जो भूमि का टुकड़ा है वह मेरे लिए क्या हो जाएगी? लैंड। परंतु इसके निहितार्थ, इसके मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि उत्पादन के कारकों में भूमि का मतलब है वे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि किसी विशिष्ट उत्पादन को संभव बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई कृषक हूँ और मुझे सेब की खेती करनी है, मुझे एप्पल प्रोडक्शन करना है, तो एप्पल के उत्पादन के लिए मुझे किस तरह की भूमि चाहिए? क्या काली मिट्टी वाली मालवा के पठार की भूमि चलेगी जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, या फिर मुझे राजस्थान क्षेत्र की कोई बालुई भूमि चलेगी जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, मौसम शुष्क है? क्या वहाँ पर सेब या कहें कि एप्पल का उत्पादन संभव होगा? उत्तर है नहीं। अगर मुझे रबड़ उत्पादन करना है, अगर मुझे चाय के बागानों में चाय का उत्पादन करना है, मुझे केसर की खेती करनी है, मुझे सोयाबीन की खेती करनी है, मुझे कपास का उत्पादन करना है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब के लिए मुझे विशिष्ट जलवायु वाली प्राकृतिक लैंड की आवश्यकता होगी, नेचुरल रिसोर्स।
वह भूमि का टुकड़ा, ध्यान दीजिए, शीत कटिबंधीय क्षेत्रों वाली भूमि चाहिए आपको एप्पल प्राप्त करने के लिए। जम्मू कश्मीर में आप केसर का उत्पादन कर सकते हैं, राजस्थान में आप शुष्क कृषि कर सकते हैं, पहाड़ों पर आपको बागानी कृषि करने का मौका मिलेगा। रबड़ उत्पादन के लिए आपको दक्षिण भारतीय जलवायु की आवश्यकता है। तो इसका मतलब क्या है? किसी विशिष्ट उत्पादन को प्राप्त करने हेतु जो विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन आपको चाहिए वह है भूमि। सामान्यतः बच्चे क्या समझते हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए जो लैंड चाहिए वो लैंड है, ठीक है, ये उस दायरे में आता है, परंतु क्या सभी प्रकार के लैंड या केवल लैंड ही है वो भूमि का टुकड़ा ही है? उत्तर है नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मुझे जल विद्युत उत्पादन करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा बहता हुआ जल, ध्यान दीजिए बहते हुए जल की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा फ्लोइंग वाटर सोर्स जो कि एक निश्चित तीव्रता के साथ टरबाइन को घुमा सके और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। हमने बहुत सारे बांध देखे, पौनासा डैम ले लीजिए, नर्मदा पर बहुत सारे बांध बने हुए हैं। तो जल विद्युत उत्पादन कब होगा? पहले हम एक डैम बनाएंगे, डैम बनाने के बाद हम टरबाइन को सेटअप करेंगे और उसके ऊपर एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित तरीके से जल को गिराएंगे, तो वह जल टरबाइन घुमाएगा और ये टरबाइन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और उत्पाद क्या हो जाएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ पर भूमि क्या है? मैं हूँ व्यक्ति जिसने सोचा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करके मैं लाभ कमाऊंगा, तो मैं क्या हो गया? प्रोड्यूसर, मैं उत्पादक हो गया। मैं उत्पादक ही क्या है? उद्यमी हूँ मैं, मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की चाहत है, मुझे लाभ चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको भूमि क्या है? भूमि है जल में उपस्थित या बहते हुए जल में उपस्थित काइनेटिक एनर्जी। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी, और एनर्जी ना प्रोड्यूस होती है ना ही समाप्त होती है, ना तो हम उसको उत्पादित कर सकते हैं ना ही इसको समाप्त कर सकते हैं, केवल इसके रूप बदलते हैं। तो बहते हुए जल की काइनेटिक एनर्जी ही अंतिम रूप से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के रूप में तब्दील होगी बच्चों। तो यहाँ पर भूमि क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा उदाहरण देता हूँ, हमें अब पवन ऊर्जा का उत्पादन करना है, विंड पावर जनरेशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अब आपको पता लग गया है कि बहते हुए वायु की गतिज ऊर्जा को ही आप इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर सकते हो। मुझे आपको सर्विसेज देनी है, तो मेरे लिए भूमि क्या है? मेरे लिए भूमि वह स्थान है जहां पर मैं खड़े होकर आपको लेक्चर्स दे सकूं। ध्यान दीजिए, चाय वाले के लिए, होटल सर्विसेज के लिए वह भूमि का टुकड़ा, वह प्लॉट जो कि किसी निश्चित स्थान पर है जहां पर ग्राहक उपलब्ध हो सके, वह प्लॉट ही उसके लिए क्या हो जाएगी? भूमि हो जाएगी। क्या मैं समझा पाया आपको? बहुत अच्छी बात। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि भूमि का मतलब क्या है? भूमि प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली वह शक्ति है जो कि किसी विशिष्ट उत्पादन को संभव बनाती है। काइनेटिक एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगी। विंड काइनेटिक एनर्जी, हवा में उपस्थित गतिज ऊर्जा आपको विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखाएगी। ध्यान दीजिएगा, वह कृषि भूमि का टुकड़ा जो कि केसर की कृषि के लिए उपयुक्त है, वह केसर के उत्पादन के लिए भूमि कहा जाएगा, ना कि मालवा के पठार में उपस्थित काली मिट्टी वाला भूमि का टुकड़ा। कपास उत्पादन करना है तो आपको बालाघाट का खेत नहीं चलेगा, आपको मालवा का पठार चाहिए, आपको निमाड़ अंचल चाहिए। अगर आपको धान की कृषि करनी है मध्य प्रदेश में तो आपको 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाली भूमि चाहिए आपको। समझ पा रहे हैं आप लोग? होपफुली आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो अगला सेगमेंट है हमारा वो है लैंड या श्रम। लैंड के बाद हम देखते हैं श्रम। अब श्रम के बारे में, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, श्रम को आप कर दीजिएगा लेबर। तो जो लेबर है या श्रम है वो क्या है बच्चों? कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी उत्पादन होता है तो उसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आप चाहे कृषि कार्य करें तो वहाँ पर मानवों में पाई जाने वाली शक्ति, अब मानव में 2 प्रकार की शक्तियाँ होती है। एक वो शक्ति जो शारीरिक शक्ति के रूप में आप देखते हैं और दूसरी है मानसिक शक्ति या कलात्मक शक्ति या बौद्धिक क्षमता। तो शारीरिक शक्तियों या शारीरिक क्षमता के साथ में बौद्धिक कलात्मक क्षमताओं से युक्त
जो श्रम है उसको हम क्या बोलेंगे, वह है उत्पादन के कारकों में शामिल होने वाला। फिर वही चाय का उत्पादन, तो चाय बनाने वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिए, चाय बनाना सबके बस की बात नहीं है। अब आप कहेंगे सर चाय तो हम बना लेंगे, परंतु अच्छी चाय बनाना, अच्छी चाय बनाने वाले व्यक्ति को पता है कि किस समय कितने टेम्परेचर पे हमें चाय की पत्ती का उपयोग करना है, कब पानी डालना है, कब दूध डालना है, कितना अदरक डालना है, कितनी इलायची डालनी है, आदि 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 आदि, और अंतिम रूप से एक प्रोडक्ट तैयार होगा, टी या चाय। तो चाय बनाने वाला व्यक्ति क्या है, यहाँ पर श्रमिक है। तो हमने क्या क्या समझा, उद्यमशीलता को समझ लिया बच्चों, उसके बाद हमने समझा भूमि को, उसके बाद हमने समझा है श्रम को या लेबर को। अब हम बात करेंगे पूंजी या कैपिटल की। अब पूंजी या कैपिटल क्या है इसको समझ लीजिए। पूंजी या कैपिटल के संदर्भ में आप इस बात को समझ लीजिए कि भूमि को हमने कहा प्राकृतिक संसाधन, श्रम को कहा मानव शरीर में पाई जाने वाली शक्ति, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। कैपिटल या पूंजी क्या है, मुझे कोई फैक्ट्री सेटअप करना है तो मुझे क्या चाहिएगा, पैसा। इसे हम सामान्यतः मुद्रा के रूप में जानते हैं। ठीक, मैं जाऊंगा बैंक से मैं पैसा लूंगा और उससे अपनी कंपनी का सेटअप तैयार कर लूंगा, ये हो गई पूंजी, कैपिटल। ठीक है, कोई इशू नहीं है, परंतु पूंजी का मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। पूंजी को आप समझिए मानव में पाए जाने वाली वे क्षमताएं या शक्तियां जो कि किसी विशेष उत्पादन के लिए आवश्यक होती। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स। अब यहां पूंजी क्या है, यहां पर पूंजी है मेरे अंदर उपस्थित वह बौद्धिक क्षमता जो कि किसी विशिष्ट विषय अर्थात इकोनॉमिक्स पर गहराई से समझ विकसित करवाती है, साथ ही साथ उसको कलात्मक तरीके से प्रस्तुत भी करवाती है। सलमान खान के लिए पूंजी क्या है, सलमान खान का शारीरिक सौष्ठव और उसकी कला, एक्टिंग करने की कला, अगर आप उसको एक्टिंग मानते हैं तो सॉरी फॉर दैट है, समझिए इस बात को। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो क्या है, M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, प्रसिद्ध चित्रकार, उनके लिए पूंजी क्या है, उनकी पूंजी उनकी कलात्मक क्षमता। कोई कोविड का इलाज करता हुआ डॉक्टर, उसके लिए पूंजी क्या है, उसकी पूंजी है उसकी मेडिकल साइंस में प्राप्त महारत। पहले 6 साल मेडिकल कॉलेज गुजारे, फिर एक लंबे समय तक प्रैक्टिस की और आज उसके पास एक बड़ी पूंजी है जिसमें वो मरीज को देखकर, समझकर, एनालिसिस करके उसके रोगों का इलाज करता है। एक डिप्टी कलेक्टर या एक कलेक्टर या एक पुलिस अधिकारी के पास पूंजी क्या है, उसकी पूंजी है उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी प्रशासनिक क्षमता जिसके माध्यम से वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर पाता है। ये क्या है, पूंजी। ध्यान दीजिएगा, एक कुश्ती वाले व्यक्ति के पास में या यूँ कहें कि एक पहलवान के लिए पूंजी क्या है, नंबर 1 उसकी शारीरिक क्षमता, ताकत, और दूसरा वह कलात्मक क्षमता जिसके माध्यम से वो दूसरे पहलवान को पटक नहीं दे सके। सामान्यतः पूंजी को हम मौद्रिक पूंजी के रूप में जानते हैं बच्चों। मौद्रिक पूंजी कैसी, जैसे कि मुद्रा या पैसा, जो हम ब्याज के रूप में ब्याज के साथ लेते हैं और फिर ब्याज के साथ लौटा देते हैं। बैंक गए कि हमारा ये प्रोजेक्ट हमें पैसा दीजिए, वहाँ से लोन लिया हमने, फिर एक समय बाद ब्याज सहित उसको लौटाते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, पूंजी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई उत्पादन हो तो उसमें सबसे पहले चाहिए उद्यमशीलता। उद्यमी, किसी फैक्ट्री मालिक के अंदर उपस्थित वह चाहत कि वह लाभ कमाए, और उद्यमशीलता की लागत, ध्यान दीजिए, मैंने जो रिस्क उठाई कोई संस्थान चलाने के लिए, तो उसकी लागत के रूप में मैं क्या मानूंगा, लाभ। पूंजी के बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, ब्याज। अगर मैं किसी श्रमिक को हायर करूंगा, लेबर को हायर करूंगा, तो मुझे उसको देनी है मजदूरी। और उसी तरह से अगर भूमि मैंने किराए पर ली, ध्यान दीजिए, तो मुझे क्या देना है, किराया। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। उत्पादन के कारक, वे कारक या वे तत्व, ध्यान दीजिए, वे कारक या वे तत्व जो कि किन्हीं संसाधनों में पाए जाने वाली उत्पादन की शक्ति को उत्पाद के रूप में तैयार करते हैं। ध्यान दीजिए, ये वे शक्तियां हैं जो कि प्रोडक्शन को संभव बनाती हैं, परंतु ये प्रोडक्शन ऑलरेडी रॉ तरीके से उपस्थित रहता है, केवल हमें उसको संयोजित करना होता है। तो वे तत्व या वे कारक जो कि किन्हीं विशिष्ट संसाधन और रिसोर्सेस में पाए जाने वाली उत्पादन की शक्ति को अल्टीमेटली प्रोडक्ट के रूप में तैयार करते हैं। मैं श्रमिक हूं, मैं पूंजीपति हूं, मेरे अंदर क्षमताएं हैं,
जैसे इन क्षमताओं को मैं एक्सप्लोर करूंगा तभी तो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो उत्पादन के कारक है क्या? उत्पादन के कारक वस्तुतः रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने वाले तत्व हैं। वो उसी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको एनहेंस करेंगे और एक प्रोडक्ट के रूप में लेकर आएंगे। तो वे सभी तत्व या वे कारक जो कि किन्हीं संसाधनों के उत्पादन की शक्ति को उत्पाद के रूप में तैयार करते हैं। उनके पास एक पत्थर में, ध्यान दीजिए, मूर्ति थी, परंतु उद्यमशीलता, कलात्मक क्षमता, श्रम और पूंजी ने उसको मूर्ति का रूप दिया है। फिर से, चाय कहाँ थी? क्या दूध, पानी, शक्कर, चाय की पत्ती, अदरक, गैस स्टोव, ये सब चाय था? नहीं, ये रिसोर्सेस थे, संसाधन। फिर इनमें 4 चीजें हमने मिलाई, 4 कारक आए। क्या क्या है? उद्यमशीलता आई, पूंजी आई, श्रम आया और भूमि आई। और इन चारों ने क्या किया? उसको चाय का रूप दिया। गिट्टी एक उत्पाद है, पत्थर से गिट्टी बनी। कैसे बनी? वही 4 चीजें। आप अपने आसपास जितने भी वस्तुगत उत्पाद हैं, जितनी भी सेवागत उत्पाद हैं, उनमें देखिए, नजर दौड़ाइए, आपको चारों कारक आपको मिलेंगे। चौथे से 5वां कारक आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपको 3 नंबर में लिखना पड़े कि उत्पादन के कारक क्या है, तो आपको बताना है कि वे तत्व जो किन्हीं संसाधनों में पाए जाने वाली उत्पादन की शक्ति को उत्पाद के रूप में तब्दील कर देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहे जाते हैं बच्चों। ये 4 हैं, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशीलता। और इनकी अपनी लागतें हैं। इनके बदले में क्या मिलेगा? भूमि के बदले मिलेगा किराया, श्रम के बदले देना पड़ेगा वेजेस या मजदूरी, पूंजी के बदले देना पड़ेगा ब्याज और उद्यमशीलता के बदले देना पड़ेगा लाभ। अब मैंने इस प्रश्न को थोड़ा विस्तार से समझाने के लिए आपको लिख के दे दिया है, तो आप इसको लिंक पर जाकर क्लिक कर लीजिए और आपको ये पूरा का पूरा उत्तर मिल जाएगा बच्चों। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत की या कारक लागत की। ध्यान दीजिए, कारक लागत, साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर ये जो इंग्लिश टर्म है, देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए जो इंग्लिश की शब्दावलियाँ आप उनको पकड़ के रखिए, क्योंकि हिंदी में तो कई उसके रूप मिल जाएंगे पर इंग्लिश में एक ही टर्म मिलेगी। तो हिंदी वाले बच्चे भी फैक्टर कॉस्ट को ध्यान रखें। अगर आपसे पूछे कि कारक लागत क्या है या फैक्टर कॉस्ट क्या है या साधन लागत क्या है, कुछ सुनो सुनो शब्द है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि उत्पादन को संभव बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, उद्यमशीलता चाहिए। और इनके बदले में मैं उद्यमी हूँ, मेरे अंदर उद्यमशीलता है, मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए लाभ। मेरे पास भूमि थी, मैंने किसी को किराए पर दिया, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे किराया मिलना चाहिए। अगर मैं श्रमिक हूँ, मेरे लेबर के बदले मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे चाहिए वेजेस। मेरे पास पैसा था, मैंने उसको उधार दिया, तो उसके बदले मुझे क्या मिलना चाहिए? उत्तर है ब्याज। अब ध्यान दीजिए, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ध्यान है आपको, 5 रुपए वाला, बहुत अच्छी बात। आपको क्या लगता है कि बाजार में अगर ये पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए का मिल रहा है, तो पार्ले जी कंपनी वाले के लाभ को जोड़ लिया जाए, फैक्ट्री से जब वो निकलेगा बाजार आने के पहले, तब उसकी कॉस्ट क्या रही होगी? हमारे लिए तो 5 रुपए का है, फैक्ट्री से निकलते समय कितने का रहा होगा? मान लीजिए 4 रुपए का। उसमें क्या क्या लगा होगा? क्या पार्ले जी के एक बिस्किट के पैकेट पर पार्ले जी के मालिक ने 1 रुपया कमाया होगा? उद्यमशीलता के बदले उसने 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, मान लिया, तो उसके लिए प्रॉफिट क्या हो गया? 1 रुपये। उसने जो पैसा लिया बैंक से, उसके बदले 1 रुपये का ब्याज दिया होगा, मान लेते दिया, 1 रुपया ब्याज हो गया। फिर ध्यान दीजिए, उसने जो श्रमिक लगाए एक पार्ले जी के बिस्किट पर, क्या 1 रुपये उसको मजदूरी दी होगी? उत्तर है हाँ। क्या भूमि जहाँ पर उसने सेटअप तैयार किया उसके बदले उसने किराया दिया होगा? उत्तर है हाँ। मान लीजिए कि उसने 1 रुपये किराया, ध्यान दीजिए, भूमि के बदले 1 रुपये किराया, श्रम के बदले 1 रुपया मजदूरी, पूंजी के बदले 1 रुपया ब्याज और उद्यमशीलता के बदले 1 रुपया लाभ खुद अपने पास रखा, तो उस पार्ले जी बिस्किट की जो कीमत है वो हो गई 4 रुपये। ये है कारक लागत। ये जो फैक्टर्स हैं इनकी अपनी एक कॉस्ट है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पर अगर मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा प्रॉफिट के रूप में, तो क्या मैं इसको कंटिन्यू करूंगा? नहीं, मेरी अपनी एक कॉस्ट। एक चिकित्सक, ध्यान दीजिए, आर्थिक गतिविधि की बात कर रहा हूं, उद्देश्य ही लाभ कमाना है,
तो एक चिकित्सक को अगर लाभ नहीं मिलेगा तो वो कोई हॉस्पिटल खोलेगा? उत्तर है नहीं। ध्यान दीजिए, अगर आप प्रशासन अधिकारी बनना चाहते हैं और अगर आपको वेतन नहीं मिलेगा तो आप बनना चाहेंगे? ध्यान दीजिए, आप अपने श्रम के बदले वेजेस चाहेंगे? चाहेंगे? तो हर उत्पाद की एक लागत होती है, या कहें कि हर फैक्टर्स की अपनी एक कॉस्ट। और ये क्या है? ये क्या है? ध्यान दीजिए, भूमि का किराया, भूमि के बदले दिया गया किराया, पूंजी के बदले दिया गया ब्याज, श्रम के बदले दी गई मजदूरी और उद्यमशीलता के बदले दिया गया लाभ, ये चारों चीजें जब मिलती है तो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत। इसको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत की राष्ट्रीय आय एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम कितनी है, समझना है। तो उससे पहले हमें क्या समझना है? फैक्टर कॉस्ट समझना है बच्चों। फैक्टर कॉस्ट समझ में आई आपको? तो फैक्टर कॉस्ट समझना है तो सबसे पहले क्या समझा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चार हैं। क्या है? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। और उनकी लागतें हैं। क्या क्या लागतें हैं? भूमि की लागत क्या है? भूमि की लागत है किराया। पूंजी की लागत क्या है? ब्याज। श्रम की लागत क्या है? मजदूरी। और उद्यमशीलता की लागत क्या है? लाभ। तो इस तरह से किराया, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ, ये चारों चीजें जब जुड़ जाती है तो इसको बोलते हैं कारक लागत। अब इसको 3 नंबर में पूछा जा सकता है, कैसे लिखेंगे? जब किसी उत्पाद के मूल्य की गणना, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट, ये हो गया उत्पाद। किसी उत्पाद के मूल्य की गणना उत्पादन के कारकों, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता की लागतों अर्थात किराया, ब्याज, मजदूरी और लाभ, 1 रुपया किराया, 1 रुपया ब्याज, 1 रुपया मजदूरी, 1 रुपया लाभ को जोड़कर की जाती है तो उसको बोलते हैं कारक लागत। तो एक पार्ले जी का बिस्किट जो कि बाजार में आपको 5 रुपए का मिलता है, उसकी कारक लागत कितनी बताई मैंने आपको? बताई 4 रुपए। ध्यान दीजिएगा, मार्केट प्राइस पर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब हम नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे तब हमें वस्तुतः हमारे देश में होने वाले कुल उत्पादन जो कि वस्तु और सेवाओं के रूप में होता है, उसमें शामिल कुल किराया, कुल ब्याज, कुल मजदूरी, कुल लाभ को जोड़ना है। हटाना क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। वस्तुतः वह इनडायरेक्ट टैक्सेस तथा सब्सिडी है, वो थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कारक लागत क्या है, तो आपको बोलना है फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत या साधन लागत एक ही बात है। उत्पादन के कारकों की जो कॉस्ट है बस वही क्या है? हमारी कारक लागत है। होपफुली समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पे, 3 अंकीय प्रश्न है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ठीक, सिंपलेस्ट वे है, जब राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में उत्पादन के कारकों की लागतें, जो आपको पता है, भूमि के लिए क्या है? किराया, पूंजी के लिए क्या है? ब्याज, श्रम के लिए क्या है? मजदूरी, और उद्यमशीलता के लिए क्या है? लाभ। इन सबको जोड़कर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। मान लो एक और प्रश्न आपसे पूछा कि साधन लागत पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद को स्पष्ट कीजिए। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? तो आप कहेंगे जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना किसी उत्पाद के बाजार मूल्य की जगह उसकी कारक लागत मूल्यों पर की जाती है गणना, तब उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मान लीजिए कि हमारे देश की जो बाजार मूल्य है, कुल उत्पाद का मूल्य है, वो है XYZ। तो ध्यान दीजिए कि XYZ में सब्सिडी तथा अप्रत्यक्ष करों का समायोजन शामिल होता है, उसमें थोड़ी देर में चर्चा करूंगा मैं आपसे, इसको समझ लीजिए। आपको केवल ये बताना है कि जब साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो हमें कुल राष्ट्रीय आय की गणना कारकों की लागतों पे करना है, और ये 4 कारक हैं। क्या कारक है? ध्यान दीजिए, भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, श्रम की मजदूरी और उद्यमशीलता का लाभ। तो हमें इन 4 कारकों के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो वो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कही जाएगी। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किसी आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। क्या मैं आपको समझा पाया? अभी मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष करों तथा सब्सिडी के इशू को नहीं लाया हूं, मैं लेकर आऊंगा तब जब मैं इसको बाजार मूल्य पर गणना करना सिखाऊंगा।
आइए अब बात करते हैं। उदाहरण ध्यान रखिएगा, पार्ले जी का बिस्किट। प्रश्न क्या है? प्रश्न है बाजार मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मार्केट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ध्यान दीजिए, 3 अंक में पूछा जा सकता है। दूसरी अन्य महत्वपूर्ण बात है कि इसको समझना जरूरी है क्योंकि हमें नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस समझना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पार्ले जी का बिस्किट जो कि आपको बाजार में 5 रुपए का मिल रहा है, जब वो फैक्ट्री से निकला जिसमें फैक्ट्री मालिक का लाभ शामिल है तब वो 4 रुपए का था। 4 रुपए का क्यों था? क्योंकि उसमें 1 रुपया लाभ था। उद्यमशीलता की लागत क्या थी? 1 रुपया लाभ। भूमि का किराया था 1 लाख, 1 रुपया वहाँ पर भूमि का किराया मान लिया। पूंजी से जो ब्याज था, पूंजी की जो लागत थी ब्याज, वो 1 रुपया मान ली। और श्रम के बदले में जो वेजेस दी गई वो 1 रुपया मान ली। तो 1 रुपया लाभ, 1 रुपया किराया, 1 रुपया ब्याज और 1 रुपया मजदूरी, ये होगी कारक लागतें। तो कारक लागत पर जब वो प्रोडक्ट की हमने कीमत मानी, मान लीजिए कि पूरे भारत में एक वर्ष में केवल एक ही पार्ले जी का बिस्किट बना किसी देश में, तो उस समय उस देश की कुल नेशनल इनकम कितनी हो गई? एक पार्ले जी का बिस्किट, और उसका मौद्रिक मूल्य क्या है? 4 रुपये। तो ये क्या हो गया? 4 रुपये कारक लागत पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज 4 रुपीज। अब हमें बात करनी है कि भैया जब हम बाजार में गए थे तो 5 रुपये का मिल रहा है। 5 रुपये का क्यों मिल रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट पे क्या लिखा है? 1 रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर, या यूं कहें कि सेल्स टैक्स, या यूं कहें कि जीएसटी, या यूं कहें कि बिक्री कर। ध्यान दीजिए, टैक्स की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बाद में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। कर क्या है? इसको परिभाषा के रूप में यूं व्यक्त किया जाता है कि शासन को या सरकार को दिया गया वह अनिवार्य भुगतान या किया गया वह अनिवार्य भुगतान जिसके बदले में शासन कुछ भी देने को बाध्य ना हो, वह टैक्स है। सुनकर अजीब लगेगा। अर्थात आप पीएम मोदी की कॉलर पकड़ के ये नहीं बोल सकते कि मैंने इतने लाख रुपए टैक्स दिया तो मेरे इतने लाख रुपए की सड़क मुझे दे दो। ध्यान दीजिए इस बात को। टैक्स अनिवार्य भुगतान है जो कि सामान्य निवासियों को देना पड़ता है सरकार को। सामान्य निवासी मतलब उस राज्य शासन में रहने वाले नागरिक और गैर नागरिक दोनों। जो इनकम टैक्स रामलाल देगा वही इनकम टैक्स मिस्टर जॉनसन भी देगा। जो सेल टैक्स भारतीय भुगतेंगे वही सेल टैक्स विदेशी भी भुगतेंगे भारतीय राज्य सीमा के अंतर्गत। तो टैक्स क्या है? कर शासन को किया गया वह अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले शासन आपको कुछ भी देने को बाध्य नहीं। क्लियर हो गया? ये हो गई कर की परिभाषा। अब कर 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स तथा इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें कराघात तथा करापात के कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता। अभी केवल ये समझ लीजिए कि ऐसे कर जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर लगाए गए तथा अंतिम रूप से वही उसका भुगतान करते हैं तो वो हो जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस या प्रत्यक्ष कर। जैसे कि इनकम टैक्स, मेरी इनकम 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है तो मैं 30% टैक्स स्लैब के दायरे में आता हूँ। तो मुझे क्या करना है? 20 लाख का 30% यानी कि 6 लाख रुपए इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देने। तो आनंद मास्टर पर लगाया गया टैक्स किसको भुगतना है? आनंद मास्टर को ही। समझ में आया? तो ये हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। जिस पर लगाया कराघात और जिसने वास्तव में चुकाया करापात, दोनों एक ही हो तो वो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। दूसरे प्रकार का कर है जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। जिस पे लगाया परंतु जिसने भुगतान किया वो 2 अलग अलग इकाइयां हों। जैसे कि जीएसटी, आपने एडमिशन लिया संस्थान में, अब आपके कुल फीस पर 18% जीएसटी आपको देना है। ध्यान दीजिए, अपनी कुल फीस पर 18% जीएसटी आपको देना है। तो उससे क्या होगा? इससे आपको ये पैसे चुकाने पड़ेंगे। भरेगा कौन? लगाया आनंद सुपरिटेंडेंट संस्थान पर, भरूंगा मैं, परंतु अल्टीमेटली किसकी पॉकेट से गया? वो गया आपकी पॉकेट से। मैंने अपने कर का भार आप पर डाल दिया तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। बिक्री कर या जीएसटी कौन देगा? जिसने बेचा माल, या फिर कहें कि जिसने बनाया। तो पार्ले जी के बिस्किट का मालिक वह हर पार्ले जी के बिस्किट पर 1 रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेस चुकाएगा। किसको देगा? सरकार को।
परंतु वो टैक्स अल्टीमेटली किसकी जेब से निकलेगा? वो निकलेगा आपकी जेब से, क्योंकि जो कारक लागत है जिसमें लाभ भी शामिल है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का 1 रुपया और जुड़ेगा और आपसे लिए जाएंगे 5 रुपये, तो वो हो जाएगा बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य का मतलब क्या है? बाजार मूल्य का मतलब है कारक लागत प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। कुछ समझे आप लोग? बहुत अच्छी बात। इधर बीच किसी ने ताऊ जी अर्थात प्रधानमंत्री मोदी जी को कह दिया या हमारे सीएम महोदय मामा जी को बोल दिया कि पार्ले जी का बिस्किट खाने से कोरोना कम होता है, ये कोरोना समाप्त हो जाता है। तो मामा जी और ताऊ जी ने क्या बोला कि चलो इस पर देते हैं सब्सिडी। हर पार्ले जी का बिस्किट पर सरकार आपको 50 पैसे की सब्सिडी देती है। कुछ भी मान लीजिए कि 2 रुपये की सब्सिडी दे दी, हर पार्ले जी के बिस्किट पर 2 रुपये की सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, तो कारक लागत तो 4 रुपये ही है बच्चों। अब बाजार मूल्य कितना होगा? कारक लागत 4 रुपये प्लस 1 रुपये का टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस सब्सिडी, क्योंकि ये जो 2 रुपया है ये गवर्नमेंट चुका रही है आपके हिस्से का। तो ध्यान दीजिएगा, बाजार मूल्य कितना होगा? कारक लागत का 4 रुपया, इनडायरेक्ट टैक्सेस का 1 रुपया, हो गया 5 रुपये, और सरकार ने दे दी 2 रुपये की सब्सिडी हर पार्ले जी के बिस्किट पर। तो 5 रुपये माइनस 2 रुपये सब्सिडी इक्वल टू 3 रुपये, यानी कि बाजार मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपये। ध्यान दीजिए, बाजार मूल्य 3 रुपये है। कैसे है? कारक लागत 4 रुपये, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1 रुपया, तो 4 और 1 5 हो गया, माइनस 2 रुपये की सब्सिडी, तो इक्वल टू हो गया 3 रुपये। अचानक मामा जी को बताया गया कि भैया बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, सब्सिडी घटा लो, तो उन्होंने 2 रुपये की जगह 1 रुपये की सब्सिडी कर दी। बाजार मूल्य क्या होगा? साधन लागत 4 रुपये ही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1 रुपये ही है, और सब्सिडी कितनी हो गई? 2 की जगह 1 रुपये। 4 रुपये प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 4 रुपये। अब बाजार मूल्य कितना हो गया? 4 रुपये। फिर मामा जी, किसी ने कहता है कि मामा जी ये तो झूठ था। मामा जी का अच्छा, साधन लागत 4 रुपये, अप्रत्यक्ष कर 1 रुपया और सब्सिडी 0, तो बाजार मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये। खेल समझ में आया? तो क्या कारण है कि नेशनल इनकम साधन लागत पर भी निकाली जाती है, फैक्टर कॉस्ट पर निकाली जाती है, और बाजार मूल्य पर भी निकाली जाती है? क्योंकि साधन लागत का तो मतलब है कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो शामिल कारक है उनकी फैक्टर्स क्या हैं, उनकी लागतें क्या हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, वो किसी देश में होने वाले उत्पादन का वास्तविक मूल्य दर्शाते हैं। जिस देश में फैक्टर कॉस्ट कम होगी किसी प्रोडक्ट की, वहां पर वो ज़्यादा सस्ता उपलब्ध होगा। अमेरिका में फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर वेजेस ज़्यादा है। भारत में फैक्टर कॉस्ट कम होगा क्योंकि यहाँ पर वेजेस कम है। हम कम रुपयों में काम करने को तैयार है, अमेरिका में वेजेस या मजदूरी ज़्यादा है, तो वहाँ पर किसी प्रोडक्ट की वेजेस ज़्यादा आएंगी, हमारे यहाँ पर कम आएंगी वेजेस, तो फैक्टर कॉस्ट हमारे यहाँ कम रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा? भारतीय प्रोडक्ट बिकेगा। जब हम कहते हैं कि चाइना का माल सब दूर छाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि वहाँ पर फैक्टर कॉस्ट कम है, उनको कम किराया देना है, उनको कम ब्याज देना है, उनको कम मजदूरी देनी है, और कम लाभ पर अगर आप काम करेंगे तो आपकी कारक लागत हो जाएगी कम, और सरकार अगर वो आपको सहयोग कर दे, टैक्सेस घटा ले, तो और बाजार मूल्य कम हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, तो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपने समझा मार्केट प्राइस निकालना है तो साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये आपको समझना है। लिखेंगे कैसे? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब किसी उत्पाद के साधन लागत मूल्यों में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिया जाए तथा सब्सिडी को घटा दिया जाए तो हमें उत्पाद का बाजार मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है? अगर इसी तरह से प्रश्न पूछा जाए कि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना का मतलब क्या है, तो आप सीधे कहें कि जब राष्ट्रीय आय का आकलन बाजार में उपस्थित मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस तथा सब्सिडी का प्रभाव इंक्लूड होता है, तो उसे हम बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? जब राष्ट्रीय आय की गणना हेतु बाजार मूल्यों के आधार पर समस्त उत्पाद कौन से, वस्तुगत और सेवागत के मूल्यों की गणना की जाती है, तो इसे हम बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। 3 अंक की प्रश्न में आंसर लिखें, आपका उत्तर पूरा है। मैंने अपने लिए कुछ और लाइनें लिख दी हैं। बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय प्राप्त करने हैं तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में समस्त अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है तथा सब्सिडी को घटा दिया जाता है, तो हमें बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय इक्वल टू
साधन लागत पर राष्ट्रीय आय प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी को नेट टैक्सेस भी बोलते हैं। किताबों में अगर आप देखेंगे तो उसे लिखा जाएगा नेट टैक्सेस। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। आज हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझा, भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यमशीलता, उनकी कॉस्ट पर चर्चा की, उनकी लागतों पर चर्चा की। फिर हमने साधन लागत पर चर्चा की, फिर हमने साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को समझा, फिर हमने बाजार मूल्यों को समझा और फिर हमने बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय को समझा। इसके बाद हम स्थिर मूल्य की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है बच्चों, धन्यवाद। अच्छा, कुछ सूचना है आप लोगों के लिए मैं जानकारी दे दूं। सबसे पहली बात कि अभी जो न्यूज़पेपर्स में चल रहा है कि आपकी एग्ज़ाम्स MPPSC ने कहा कि 20 जून को हो सकती है, तो ये संभावना है। और मान लीजिए कि हो भी रही हो कि ना भी हो रही हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, देखिए 20 जून को होने में थोड़ी दिक्कतें तो हैं, यह सभी आप जानते हैं, जब तक कोरोना की स्थिति ठीक नहीं होती। परंतु ये ध्यान रखिएगा, जब भी स्थिति ठीक होगी, जुलाई हो, अगस्त हो, तो 2020 की प्रीलिम्स मेंस, 2021 का प्रीलिम्स मेंस, ये सभी शामिल होने वाले हैं उसमें। तो आपको क्या करना है? अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता रखना है, अपने को मेंस के लिए तैयार रहना है। हम आपको मेंस में क्वेश्चन आंसर सेशंस में स्पेशल मेंस प्रोग्राम दे रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आनस ओपन डेट ऐप को डाउनलोड करें या 9752138484 को कॉल करें। दूसरा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। एनुअल टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है, 365 से ज़्यादा टेस्ट उपलब्ध हैं बच्चों। इनको लगाकर आप अपनी प्रीलिम्स को सिक्योर कर सकते हैं, 2020 के लिए भी और 2021 के लिए। हिंदी मीडियम में अलग है, इंग्लिश मीडियम में अलग है। तो मेरा केवल ये कहना है कि इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकालिए, अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आगे बढ़ाइए और प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाइए। मेंस की प्रिपरेशन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयारी करने की शुरुआत करें। जल्दी हमारा प्री मेंस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स का एक कॉम्बो पैक वीडियो पैकेज के रूप में उपलब्ध होने वाला है। जल्द ही यह उपलब्ध होगा आपको। तब तक केवल ये करना है, प्रीलिम्स क्वेश्चंस लगाइए, पेपर सेट लगाइए। अभी आप तुरंत ही ऐप पर जाकर जानकारी प्राप्त करें या हमारे जो कर्मचारी हैं उनसे संपर्क करिए आप दिए गए नंबरों पर। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।